एलोपैथी भी एक विज्ञान है और आयुर्वेदा भी एक विज्ञान है। तो ये जो टॉपिक्स है आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग पर चल रहे हैं। मतलब इसके ऊपर लोग वाद विवाद और चर्चा परिचर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये विषय ऐसा है ही और इसके ऊपर ये वाद विवाद चर्चा परिचर्चा होना भी ज़रूरी है। तो मुझे तो इसमें लगता है कि ये जो अपना हर इंसान का एक सोचने की और इसे महसूस करने की नज़रिया होता है जो अलग अलग होता है, इसीलिए इसके ऊपर लगातार वाद विवाद और चर्चा परिचर्चा होते आ रहे हैं। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे कि ये वास्तव में है क्या। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं हूं एन बी लिम्बू और अवेयरनेस ज़िंदगी में आपको हार्दिक स्वागत है। एलोपैथी वर्सेस आयुर्वेदा, इस टॉपिक्स को आगे बढ़ाने से पहले आइए जानते हैं एलोपैथी क्या है और आयुर्वेदा क्या है। एलोपैथी एक ड्रग ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी है जिसमें बीमारी का लक्षण पता करके उसका इलाज किया जाता है। सन 1810 में जर्मन फिजिशियन सैमुअल हनीमन ने इस चिकित्सा पद्धति को एलोपैथी नाम दिया था और हाँ, उन्होंने होम्योपैथी को भी नामकरण किया था। पश्चिम से आई यह चिकित्सा पद्धति बहुत ही कम समय में काफ़ी लोकप्रिय हुई है। दुनिया के लगभग सभी देशों में इसी चिकित्सा पद्धति को मुख्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इसका मुख्य कारण यह है कि ये जो दवाइयाँ हैं तुरंत असर दिखाता है और दवाई लेने के कुछ समय बाद ही इंसान ठीक हो जाता है, यानी स्वस्थ हो जाता है। सर्जरी, ऑपरेशन, एक्सीडेंट और हार्ट अटैक जैसे इमरजेंसी हालात में एलोपैथी चिकित्सा पद्धति बहुत ही कारगर साबित होता है। एलोपैथी को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे मेन स्ट्रीम मेडिसिन, ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन, बायो मेडिसिन, वेस्टर्न मेडिसिन और कन्वेंशनल मेडिसिन। आयुर्वेद विश्व की प्राचीनतम चिकित्सा प्रणालियों में से एक है। आयुर्वेद विज्ञान, कला और दर्शन का मिश्रण है। आयुर्वेद का शब्दों का अर्थ है कि जीवन के संबंधित ज्ञान होना और आयुर्वेद भारतीय आयुर्विज्ञान है। आयुर्विज्ञान विज्ञान का वह शाखा है जिसका संबंध मानव शरीर को निरोग रखने और रोग हो जाने पर रोग मुक्त करने अथवा उसका आयु बढ़ाने से है। प्रारंभ से भारत में आयुर्वेद की शिक्षा मौखिक रूप से गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ऋषियों द्वारा दी जाती रही है, पर लगभग 5000 साल पहले इस ज्ञान को ग्रंथों का रूप दिया गया, जैसे चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय। इन तीनों ग्रंथों का रूप आज हमें पढ़ने को मिल रहा है। तो अगर आप चाहें तो इसे पढ़ के आयुर्वेद के बारे में आप संपूर्ण ज्ञान हासिल कर सकते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि आयुर्वेद के बारे में इतना लंबा चौड़ा भाषण क्यों दी जा रही है, जबकि इसका हमें मूल मुद्दा पर जाने की ज़रूरत थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जिस विषय पर आप चर्चा करेंगे उस विषय का अगर सही ज्ञान ना हो तो हमें उस विषय पर चर्चा करना मतलब एक तरह से फेलर ही होगा। तो इसीलिए मैं आप सभी लोगों को इसके बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आयुर्वेद के बारे में कहने से मैं थोड़ा ऐड कर रहा हूँ कि इन ग्रंथों में जो भी है पंच महाभूतों, जो कि आज तक पुरातन विभाग में जो भी बताए गए हैं, जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, इन पंच महाभूतों के बारे में इसमें वर्णना किया गया है, जिसके बारे में मनुष्यों के प्रति प्रभावों एवं स्वास्थ्य और सुखी जीवन यापन करने के लिए किन किन चीज़ों के सहारे आज हम स्वस्थ रह सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स जानकारी दी है। तो इसे हमें जानना बहुत ही ज़रूरी है। आयुर्वेद जो है 5000 साल पुराना, फिर भी दोस्तों आप खुद मान के चलिए 5000 साल पुराना आयुर्वेद होते हुए भी इसके ऊपर गहन चिंतन क्यों नहीं हुई। और जबकि 1810 साल पुराना एलोपैथी के ऊपर इतना गहन चिंतन कि लोग आज इसको ही सपोर्ट करने लगे हैं। आप ज़रा एक बार गौर से चिंतन कीजिए और सोच के बताइए कि ये क्यों हुई ऐसा। आयुर्वेद के ऊपर भी इतना
रिसर्च होना चाहिए था, इसका ऊपर बहुत ही एक्सपेरिमेंट होना चाहिए था, पर हुआ नहीं, जिसकी वजह से आज आयुर्वेद 5000 साल पुराना होते हुए भी इसका प्रचलन आज हमारे ऊपर उतना नहीं है जितना कि एलोपैथी का हुआ है। तो मेरे ख्याल से इसके ऊपर हम सभी को फिर से दोबारा और आधुनिक तरीके से और पूरे अ, देश के लिए हमें इसके ऊपर लागू होने के कार्यक्रम चलाना चाहिए। एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिसके चलते पूरे सिटीजन और सरकार मिलके इसके ऊपर गहन एक्शन करना चाहिए, ताकि सभी को आयुर्वेद के बारे में जानकारी हो और ये इसके पद्धति जो है, चिकित्सा पद्धति जो है, हमें अपने ऊपर भी लागू करना चाहिए। दूसरा टॉपिक है इलनेस एंड वेलनेस। दोस्तों, आयुर्वेदा जो है ये इलनेस और वेलनेस दोनों ही प्रभावों के ऊपर ये कार्य करता है। जैसे कि इलनेस हो गए बीमार होने के बाद और वेलनेस है बीमार होने से पहले। क्योंकि अगर हम बीमार होने से पहले भी आयुर्वेद का प्रचलन करेंगे तो हम बीमार में पड़ेंगे ही नहीं। अगर मान लिया बीमार हो भी गए तो उसके बाद भी आयुर्वेदा इसे पूरे एक्टिव तरह से ये कार्य करता है। तो इसका मतलब हमें इलनेस और वेलनेस इन दोनों ही सेक्टर पे हमें आयुर्वेद के ऊपर बहुत ही अच्छे तरह से हमें काम करने का अभी भी एक रिजल्ट मिल रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एलोपैथी जो है ये केवल इलनेस होने के बाद ही इसे हम प्रयोग कर सकते हैं। अब दूसरी बात रही एक्शन और रिएक्शन के ऊपर। एक्शन जो है आयुर्वेद स्लो एक्शन करता है, लेकिन इसमें रिएक्शन नहीं, थोड़ा बहुत होता होगा लेकिन वो ना के बराबर। लेकिन एलोपैथी जो है इसमें एक्शन बहुत जल्दी होता है पर रिएक्शन भी उतना ही जल्दी होता है। अब मान के चलिए एक तरफ एक्शन हो गया, काम अच्छा हो गया, आपको ठीक ठाक हो गया, आप स्वस्थ हो गए, पर दूसरी तरफ आपको जो रिएक्शन करके छोड़ देंगे तो उसमें तो आपको बराबर ही हुआ ना, उल्टा घाटा में आप जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेद में कोई रिएक्शन नहीं और एलोपैथी में एक्शन और रिएक्शन दोनों है। तो आप खुद इमेजिन कीजिए कि हमें किस तरह से इसे यूटिलाइज करना चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें आयुर्वेद को इलनेस और वेलनेस इन दो सेक्टरों में आज तक जितने भी कार्य, जितने भी एक्शन होते आ रहे हैं, जितने भी इसका प्रयोग होते आ रहे हैं, तो उससे भी और बेहतर और बेटर करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि एलोपैथी के साथ ये जो एक कंपैरिजन में हमें इसको लाना होगा। तो उसके लिए हमें इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट, इसके ऊपर अत्याधुनिक रिसर्च होना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा टॉपिक्स है कंट्रोल एंड क्योर। दोस्तों, आयुर्वेद कंट्रोल और क्योर दोनों ही करता है, लेकिन एलोपैथी जो है ये कंट्रोल करता है, क्योर नहीं। क्योंकि कंट्रोल ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको बुखार आया है, यानी कि आपको कोई बीमार हुआ है, तो एलोपैथी का मेडिसिन आपने यूज़ किया, तो ये क्या करता है, मान लीजिए ये हो गया आपका बीमार को एलोपैथी ने ऐसे ढक कर रखते हैं, तो इसे ये कंट्रोल हो गया मान लीजिए। लेकिन जब जब इस मेडिसिन का असर समाप्त होते जाएंगे तो ऐसे बीमार फिर से फैल जाएंगे। तो ये तो कंट्रोल ही हुआ ना, क्यूर नहीं हुआ। लेकिन आयुर्वेदा जो है, आयुर्वेदा ये इसके जड़ में जाते हैं, जड़ में, यहाँ पे जड़ से काम करते करते जब मूल कारण में पहुँच जाएंगे तो इस कारण को ही जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। तो आप खुद इमेजिन कीजिए आपको कौन सा सिस्टम चाहिए। हाँ, एक बात ज़रूर है, काम थोड़ा स्लो होगा। अब आपका क्वेश्चन ये आता होगा दिमाग में कि बीमारी जो है इसका एक्शन यहाँ पे पहुँचते पहुँचते बीमारी
वो ऊपर जा चुके होंगे। नहीं, मेरा भी यही मानना है, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। अगर बीमार पड़ जाए तो हर किसी को बीमार से ठीक होना एक टारगेट होता है, अच्छा लगता है। पर इसी आयुर्वेद को हमें ऐसा बनाना है ताकि स्पीड बढ़ जाए, इसका रिकवरी का स्पीड बढ़ जाए, इसका एक्शन का स्पीड जो बढ़ जाए। तो ऐसा हमें और भी इसमें काम करना है, और भी हमें इसको मॉडिफाई करना है, डेवलप करना है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और काम का भी स्पीड आ जाए। तो ऐसा कुछ अगर कर सकते हैं तो मैं इंडियन आयुर्वेद साइंटिस्ट को एक अपील करता हूँ कि कुछ ऐसा कीजिए, कुछ ऐसा रिसर्च कीजिए कि इसमें थोड़ा और भी मॉडिफाई हो जाए, और भी इसमें डेवलप हो जाए, ताकि हमें इसको क्विक एक्शन मिल सके। नेक्स्ट टॉपिक्स है खर्चा। अगर आप एलोपैथी और आयुर्वेद के ट्रीटमेंट के ऊपर होने वाले खर्चों का कंपेयर करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किस में ज़्यादा खर्चा होता है। मान के चलिए, अगर आपको सर्दी जुकाम हुआ है तो आप सिंपली से एक एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपका कितना खर्चा हो सकता है, मान के लीजिए 1000 या उससे भी एबोव। लेकिन आयुर्वेदा में उससे भी कम खर्चे में इलाज हो सकता है। तो अगर आपके पास पैसा है तो आप सही ट्रीटमेंट लेकर के आप इलाज कर सकते हैं, और पैसा भी आप उसमें दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, कम है, तो कम से कम उसमें आयुर्वेद में कम खर्चे में भी इलाज हो सकता है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें खर्चे के ऊपर भी कंट्रोल करने के लिए आयुर्वेद एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा ज़रिया है जिसके लिए हमें इसे जानना और इसके बारे में जानकारी लेना बहुत ही ज़रूरी है।